नमस्कार, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ साहित्य अमृत पत्रिका के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार अर्पण के कार्यक्रम में। मैं काफ़ी समय से कहानियाँ लिख रहा था और हिंदी कहानी परंपरा को लंबे समय से देख भी रहा था, लेकिन बीते कुछ समय से कहानी परंपरा बहुत तेज़ी से बदली है। कहानियों का रंग और रूप बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। इस दौर में मेरे सामने प्रश्न था कि जो मैं लिख रहा हूँ क्या वह सच में कहानी है, क्या वह एक अच्छा साहित्य है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने से और इस प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने से मुझे यह एहसास हुआ कि मैं जो लिख रहा हूँ वो एक ठीक ठाक साहित्य तो है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मेरे लिए यह है कि भारत की हिंदी में साहित्य में सबसे बड़ी पत्रिकाओं में से एक साहित्य अमृत ने मुझे अपने अंक में स्थान दिया, जो मेरे लिए निश्चय ही एक बहुत गौरव का क्षण है। मैं धन्यवाद करता हूँ साहित्य अमृत पत्रिका का और इस कहानी प्रतियोगिता के आयोजकों का कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं साहित्य के क्षेत्र में एक विधिवत प्रवेश पा सका। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या मिश्रा है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य में मेरा पहले से ही बहुत रुचि रहा है। तो इसी रुचि को मैंने अपने हॉबी के तौर पे लिखते हुए आज हिंदी साहित्य के सबसे बड़े पत्रिका में मैंने अपना योगदान दिया है एक झेलम नाम की कहानी से। तो इस प्रतियोगिता में मुझे भाग लेते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे मुझे लगा कि एक सामाजिक एक प्रेरणा भी जा रही है उस कहानी से और सबको बहुत प्रेरित भी हो रहा है। मुझे पहले लगा था कि इतना कुछ नहीं होगा, मतलब ये प्रोत्साहन पुरस्कार वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सब लोगों को इतना अच्छा लगा ये कहानी। उसके लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह है। प्रभात प्रकाशन को और कथामृत पत्रिका को मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अवसर मिलते रहते हैं तो हम जैसे युवा कथाकारों को रोज़ नया नया लिखने की, अपने अंदर प्रयोग करने का ऐसा उत्साहवर्धन होता रहता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुमन पारिक और आज के इस असीम अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण इस सभागार में दिल्ली में साहित्य अमृत के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें युवा साहित्य जो पुरस्कार है उसकी एक प्रतियोगिता रखी गई थी यहाँ पे, और उसमें बहुत सारे पूरे देश भर के युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो साहित्य अमृत संस्थान है ये युवाओं को और जो साहित्य लेखन में रुचि रखने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने का दिन प्रतिदिन कार्य कर रहा है। हालांकि मैं पहले कभी भी इस संस्थान से नहीं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अब की बार कहीं से भी मुझे मैसेज मिला कि इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन साहित्य अमृत संस्थान द्वारा करवाया जा रहा है, तो मैंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। और हालांकि मैंने जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले या सेकंड में वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन प्रोत्साहन राशि के रूप में उस पुरस्कार के रूप में मुझे यहाँ पे बुलाया गया है और सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए मैं साहित्य अमृत संस्थान का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और निश्चित रूप से ही ऐसी संस्थाएं हैं जो दिन प्रतिदिन प्रगति करती रहे, ताकि हम जैसे छोटे छोटे और दूर दराज के जो साहित्यकार हैं उनको इस प्रकार का मंच हमें मिल सके और अपनी लेखनी में हम दिन प्रतिदिन प्रगति कर सकें। ऐसी संस्थान निश्चित रूप से ही हमारी हर स्थान पे, हर देश में, हर कोने में होनी चाहिए, ताकि साहित्य लेखन में हम ऊंची पहुंच बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पुनः सभी का आभार। नमस्कार, मेरा नाम सागर करोड़े है। मैं वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमए फ्रेंच का छात्र हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा प्रभात प्रकाशन और साहित्य अमृत पत्रिका का, कि जिन्होंने हम जैसे युवा लेखकों को ऐसा मौका दिया जहाँ हम अपनी प्रतिभा को निखार सकें और साहित्य की अनेक विधाओं में, जैसे कहानी हो गई, कविताएँ हो गई, उन्हें लिखने का हमें मौका दिया। इस कंपटीशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात का, कि इनकी वजह से हमें प्रोत्साहन मिलता है। मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूँ, कृपया आदरणीय सत्येंद्र जोशी जी, आदरणीय कुमुद जी, आदरणीय लक्ष्मी जी भाई सबको मंच पर लाएं और हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और दिल्ली के केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी एक कार्यक्रम में हैं अभी, वहाँ से फ्री होकर भी आएंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं जो पुरस्कृत अभ्यास हमारे युवा प्रतिभागी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि उनका स्थान आगे निश्चित है, वो अपने स्थान पर बैठें। साहित्य अमृत और प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस पुरस्कार अर्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज साहित्य अमृत पत्रिका के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता के
पुरस्कार अर्पण समारोह का यहाँ हमने आयोजन किया है। और साथ ही लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी जो पत्रिका के संपादक हैं, उनके जो संपादकीय पत्रिका में प्रकाशित हुए उसमें से कुछ चुने हुए संपादकों का संकलन जो जगाते हैं उसका भी लोकार्पण संपन्न होगा। मैं हृदय से आदरणीय सचिव जोशी जी का स्वागत करता हूँ। वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं, अर्थात लेखक साहित्यकार हैं। हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय कुमार शर्मा जी, आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, साहित्य अकादमी जहाँ ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसके उपाध्यक्ष हैं और साहित्य अमृत से उसका लंबा जुड़ाव रहा है। वे इसके संपादक लंबे समय तक रहे, उनका भी स्वागत। वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री लक्ष्मी वाजपेयी जी, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। जो पत्रिका की जो एक परंपरा है उसका पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत कुकरेती जी से आग्रह करता हूँ कृपया आगे आए। पत्रिका के हमारे स्वयं संपादक हैं डॉक्टर हेमंत कुकरेती जी, प्रख्यात कवि हैं। इस प्रतियोगिता में जो निर्णायक मंडल था उसके माननीय सदस्य प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय श्री राजकुमार गौतम जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आदरणीय अलका सिन्हा जी हैं, उनका भी स्वागत। और दो बिल्कुल युवा समालोचक और हिंदी के भविष्य डॉक्टर राजकुमार मणि उपाध्याय जी और डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस सभागृह में उपस्थित आप सब युवा साहित्यकार लेखक जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ मंच से कृपया विद्यादायिनी माँ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण कर इस सारस्वत समारोह का पहले वहाँ जाओ, उधर जाओ वीडियो देखो। प्रिंस नहीं लग रहा था, हटाओ उसी पे रहने दो। मैं ये सोच रहा था कि तू उतरने वाला है। कौन उतरने वाला है? क्यों? आदरणीय प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर राजकुमार मणि उपाध्याय जी से कृपया आए, उनका सम्मान करें। प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी से आग्रह करता हूँ कि आए और कुमुद जी का स्वागत करें। पत्रिका के संपादक श्री लक्ष्मी वाजपेयी जी के स्वागत के लिए मैं पत्रिका के प्रबंध संपादक पीयूष कुमार जी से आग्रह करता हूँ कृपया उनका स्वागत करना।
प्रभात प्रकाशन के निदेशक और साहित्य अमृत के प्रबंध संपादक डॉक्टर पीयूष कुमार जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आए अपना स्वागत करेंगे। नमस्कार, प्रभात प्रकाशन की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम साहित्य अमृत के 30 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर युवा हिंदी कहानी पुरस्कार का अर्पण समारोह और साहित्य अमृत के संपादक श्री लक्ष्मी प्रशंकर वाजपेयी जी की सत प्रकाशित पुस्तक जो जागते रहे के लोकार्पण हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी यहाँ प्रस्तुत होने वाले हैं और मैं प्रोफेसर सचिन जोशी जी का हृदय से स्वागत करता हूँ कि वे आए हैं, उन्होंने समय दिया, उनका विशेष स्वागत है। साहित्य अमृत की को सींचने वाली, बहुत पसीने से सींचने वाली, एक एक क्षण एक एक कण कण से मेहनत करने वाली डॉक्टर कुमुद शर्मा जी का भी स्वागत है दीदी, कि आपने जितनी मेहनत साहित्य अमृत के लिए की है हम में से किसी ने नहीं की। हमें आपने उंगली से पकड़ के चलना सिखाया है और हमने जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं साहित्य अमृत में 30 वर्ष अगर बोलते हैं तो उसमें केवल पंडित जी और आपका ही विशेष योगदान है। बाबू जी का तो केवल हमको संबल था, पर जो आपने काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो आपका विशेष आज में सम्मान करते हैं, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। और आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, आप सभी का विशेष स्वागत है। यह 1995 अगस्त की बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई जिसके अंदर नहीं, राष्ट्रपति भवन में शंकर दयाल शर्मा जी, अटल जी, पंडित विद्यानवाज जी और बाबू जी थे कि साहित्यिक पत्रिकाओं की जो कमी है वो बहुत खलती है। और कोई भी साहित्यिक पत्रिका ऐसी नहीं है जो कि सिर्फ प्रॉफिट के अलावा सोचती हो। सोसाइटी की बात होती थी और पत्रिकाओं की बात होती थी। तो उस समय ये विचार आया कि ऐसी पत्रिका निकाली जाए। तो अटल जी ने कहा कि क्यों नहीं, यहाँ पर संपादक भी मौजूद है, प्रकाशक भी मौजूद है, तो ऐसी पत्रिका का कुछ किया जाए। तो फिर ये तय हुआ कि इसकी प्रेरणा पंडित विद्यानवाज जी और बाबू जी के उन्होंने तय किया कि हम साहित्य अमृत को निकालेंगे। और यह तय हुआ कि कभी वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी। उसके नामकरण भी हुआ और ये बड़ा आश्चर्य लगता है, हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि कैसे 30 वर्षों तक बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी अलग से स्टाफ, देखिए प्रभात प्रकाशन में जो भी हम लोग काम करते हैं, जो सहयोगी लोग हैं, साहित्य अमृत का कोई अलग से स्टाफ नहीं है। और चाहे पैकिंग है, चाहे कंपोजिंग है, चाहे उसका आर्ट वर्क है, संपादन कार्य, सभी लोग प्रभात प्रकाशन की ही टीम है जो सब काम करती है। तो 30 वर्षों तक, कोविड काल के समय में जरूर थोड़े दिन तक हम लोगों ने साहित्य अमृत को बंद रखा, तो उसके बावजूद भी साहित्य अमृत 30 वर्षों से लगातार निरंतर आगे बढ़ती रही है बिना किसी विवाद में आए। हम लोग कोई भी पत्रिका में इस तरह के प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि जो जितने भी लोग रहे हैं उस पत्रिका के संपादक लोग, वे सभी इस बात के प्रेरक रहे हैं कि कभी भी कोई विवाद हमें नहीं करना है। समय समय पर निकाले जाने वाले विशेषांकों से साहित्य अमृत की विशेष पहचान बनी। आज की युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर साहित्य प्रतियोगिता का आयोजन करते रहे हैं। इसी कड़ी में युवा लेखन प्रोत्साहित करने के लिए युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से युवा लेखकों ने अपनी रचनाएं भेजी हैं। बड़ा देख के आश्चर्य और अच्छा लगता है कि आज हमारे को यहाँ पर युवा लोग आए हैं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। सागर करोड़ो जी, खुशहाल सिंह जी, विनोद कुमार जी, और प्रोत्साहन के रूप में शिवम जी, वैभव जी, रवि कुमार झा जी, सुमन पारिक जी और ऐश्वर्या मिश्र जी। तो आप सभी लोगों का बहुत विशेष स्वागत है। और निर्णायक मंडल में प्रोफेसर साहब खुद रहे हैं, अलका दीदी रही हैं, राजकुमार जी यहाँ मौजूद ही हैं। तो आप लोगों का भी विशेष बहुत धन्यवाद है और बहुत स्वागत भी है कि आप लोगों ने जितनी रचनाएँ थी उसमें से निकाल के जो सर्वोत्तम हमें लगी, जो विवेक से आप लोगों ने अपने विवेक से निकाली है, वो सर्वोत्तम है। पुनः एक बार आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद पीयूष जी। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, विचारक और दूरदर्शन आकाशवाणी के महानिदेशक रहे श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी वर्तमान में साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। उन्होंने कविता, आलेख और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता और राष्ट्र भावना को सशक्त किया है। उनके संपादकीय लोग पढ़ते हैं और अपनी टिप्पणी भेजकर हमें प्रोत्साहित करते हैं। उनके संपादकीय हमें जगाते हैं। उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आए इस यात्रा पर और युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता पर अपनी टिप्पणी दें। आइए बहुत बहुत आभार प्रभात जी। मंच पर
जोशी जी, कुमार जी और पीयूष जी। और सभागार भी बहुत संपन्न है, बहुत सारे प्रबुद्ध रचनाकार, साहित्य कथाकार, कवि उपस्थित हैं यहाँ पे। और मैं उनका भी आभारी हूँ जो एक बहुत छोटे से संदेश से हरियाणा से और कहाँ से आए हैं मेरे आग्रह पे, बहुत उनका आभार है। ये जो जैसे कहा गया उसमें जो पीयूष जी ने बताया कि कैसे एक अनौपचारिक एक आत्मीय वार्तालाप के माध्यम से और एक शंकर दयाल शर्मा जी की छोटी सी एक चिंता से कि भाई अगर साहित्यिक पत्रिकाएं नहीं होंगी तो साहित्य कैसे आगे बढ़ेगा, रचनाकारों को कहाँ मंच मिलेगा। और तो ये और उस चिंता के आधार पे जो बातचीत हुई, और उसमें एक बिंदु पीयूष जी ने नहीं बताया, वो ये था कि उन्होंने कहा कि थोड़े घाटे का मतलब सौदा है, जाहिर है। अटल जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, श्याम सुंदर जी से, तो श्याम सुंदर जी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे प्रस्ताव है जिसमें घाटा ही घाटा होना है, तो क्या इसको किया जाए। तो तीनों जो है उन्होंने हामी भरी और ये हुआ। तो ये जो एक समर्पण की भावना होती है, इसी से संस्थाएं चलती हैं, इसी से पत्रिकाएं जो भी है वो सब चलता है। ये जो आप आयोजन देख रहे हैं, इसका कार्ड का जो है, मैंने ये निमंत्रण पत्र का जो ड्राफ्ट आया तो उसमें निवेदक में मेरा नाम था, प्रभात जी का कहीं नाम ही नहीं। तो मैंने कहा भैया मेरा तो नाम उसमें किताब में आ ही जाएगा, तो ये हटाओ, आप अपना नाम तो रखो। तो जब जो संस्था चलाने वाले हैं, जब वो अपने को पीछे रख करके और संस्था को, पत्रिका को आगे बढ़ाते हैं, ऐसी संस्थाएं, ऐसी पत्रिकाएं, ऐसे अनुष्ठान बहुत आगे जाते हैं। संयोग की बात है कि अगस्त में ये 95 में शुरुआत हुई इसकी, और जनवरी 96 संभवतः रहा होगा जब कुमुद जी का मुझे फोन आया था और रचनाएं मांगी उन्होंने। तो मेरा जुड़ाव आप समझिए कि करीब 30 साल पुराना ही हो गया। तो बहुत सारी कविताएं छपी, लेख छपी, और संयोग से जो इससे पहले वाली जो कहानी प्रतियोगिता थी उसमें एक निर्णायक मैं भी था। तो साहित्य अमृत से ये जुड़ाव बना रहा और ये बना हुआ है। जब मैंने ये संपादन का कार्य संभाला, अब वैसे इतने बड़े बड़े नाम थे तो वैसे ही थोड़ा सा भय तो था ही था, लेकिन संभालने के बाद पता ये चला कि कभी बर्मिंघम से फोन आ रहा है किसी का, कभी कहीं से आ रहा है, कभी अमेरिका से फोन आ रहा है, कभी भारत से, कभी नार्वे से आ रहा, बैठे सुरेश शुक्ल जी बैठे। तो वो तब पता लगा कि पत्रिका का जो है कि प्रतिष्ठा क्या है, उसकी पहुंच क्या है। बहुत सारी जैसे बात हुई, अच्छा साहित्य, अरे उसके तुम्हें तो कोई छपने वाला तो टेक्स्ट बुक में शामिल हो जाता है। तो ये जो है एक जो पत्रिका की प्रतिष्ठा है वो बनी है, वो बनी रहे जी। और उसमें जब तो ये जो कहानी प्रतियोगिता है, जब 2015 में ये प्रतियोगिता हुई, 10 साल पहले हुई थी, तो 200 के से ज्यादा कहानियां आई थी। और ये कितनी खुशी की बात है जब हिंदी तो इंग्लिश में बदलती जा रही है। अभी शायद आपको कोई व्यक्ति आपस में बात करे तो बहुत मुश्किल अगर वो 4 वाक्य भी हिंदी के बोल जाए, उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी आ ही जाएगी, तो जो आदत में सबके है। तो ऐसा जो परिदृश्य है उसमें 200 की बात, इस बार 400 से ज्यादा कहानियां आई, देश भर से आई, गैर हिंदी भाषी प्रांतों से आई। ये बहुत बड़ी बात है। और जी उससे भी एक बड़ी बात ये है, मैं तो गणित वाला ही हूँ, फिजिक्स वाला हूँ, तो उसमें ये है कि ये जो 425-26 जितनी कुछ आई, उसमें जो हमारे ये युवतियां या हैं वो बिल्कुल आधे से कुछ ज्यादा। तो 200 से ज्यादा कहानियां हमारे ये युवतियों की है उसमें। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, भागीदारी उनकी। और वो भी कि जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जिसने कहानियां पढ़ना शुरू किया था 1969-70 के आसपास, और मतलब जब वो मनोहर कहानियां में अपराध कथाएं नहीं छपती थी, देश भर के विद्वान साहित्यकार छपते थे मनोहर कहानियां में पहले। वहां से शुरुआत करें तो फिर धर्मयुग और सारिका से लेके निहारिका और कहानी, अब जो अपने प्रेमचंद जी के,
तो वो सारी कहानियां, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सब जब तक ये बंद नहीं होगी, मैंने सारी करीब करीब सारी पढ़ी हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो कहानियां आई, और ये बात इन लोग के कहने की है, अपने जोशी जी ज्यादा बताएंगे बेहतर तरीके से, तो उसमें जिस तरह हमारा आज का जो समय और आज का समाज जिस तरह उसमें प्रतिबिंबित होता है, वो भी एक बहुत सुखद एक परिदृश्य है। ये अलग बात है कि तीनों हमारे जो निर्णायक थे, थोड़ा थोड़ा अलग अलग दृष्टिकोण होता है। हमारे जो दो उससे पहले के निर्णायक थे जिन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, उनके अपने कुछ, अगर सबके आप पढ़े 5 के 5 लोगों के वो उसमें, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको कहीं कुछ अंतर मिलेगा, वो अलग बात है, अलग अलग होता है। लेकिन कुल मिलाकर जो कहानी लेखन का, और इससे ये लाभ ये होता है, एक नई तरह की चेतना आती है। अब जब ये इसका बैठक चल रही थी निर्णय की, प्रथम द्वितीय तृतीय वगैरह की, तो उसमें एक हमारे जैसे थोड़ी सी कहीं निराशा की वो भी थी कि होता है शिल्प के स्तर पे। तब हमारे हेमंत कुकरेती जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि जो बहुत पुराने जमाने में एक प्रतियोगिता हुई थी, जो निर्णायक थे वो बहुत नाराज थे और उन्होंने खाली कहा कि नहीं, कोई प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं, सिर्फ 10 कहानियां जो है उनको चुन लो। अब उसमें से जो 10 कहानियां थी, उसमें जो 7 नाम लिए गए, वो वही नाम है जो आज हिंदी कहानी में जो है जो बन गए हैं, किंवदंती बन गए। ये होता है, तो ये कोई माने नहीं रखता कि ये प्रथम आए, ये द्वितीय आए, ये तृतीय आए, ये 10 लोग आए। सवाल ये है कि जिस तरह से ये प्रतियोगिता हुई है, निश्चय ऐसी चीजों का आकलन बड़ा कठिन होता है, आगे जाकर बहुत आकलन होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये साहित्य अमृत का एक हिंदी कहानी कथा साहित्य को, हिंदी साहित्य को एक बहुत एक अनूठा एक तरह का योगदान है। और जाहिर है कि ये जो उसमें से किसी ने मुझे इसलिए नहीं फोन किया कि कोई वो प्रभावित करना हो निर्णय, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मेरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली कहानी लिख के भेजी है यहाँ पर, और ये बात मैं कर रहा हूँ चेन्नई की कहीं की। तो ये भी एक सुखद बात है कि अगर उन्होंने इस प्रतियोगिता के बहाने से कहानी लिखी है, तो शायद उनमें से कुछ लोग जो है वो कहानी में और आगे जाएंगे और कथा जगत को, हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध करेंगे। और आखिरी बात ये है कि जो साहित्य अमृत का जो एक ढांचा है, जैसे हमारे तरह तरह के, अभी कहा गया कि विवाद की बात थी, बहुत सारी पत्रिकाओं ने तो विवाद पर ही केंद्रित किया। नाम नहीं लूंगा, मुझे सारा सब कुछ बता सकता हूँ, सारे प्रकरण याद है, तो उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, अलग बात है। लेकिन वो जानबूझ के ऐसा किया गया कि उनकी बिक्री बढ़ जाए, पर यहाँ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जो दिग्गज साहित्य जगत के वो हैं, उन पर नियमित रूप से कहानी जाती है। एक विरासत जो हमारे पास है, जो और भारतीय भाषाएं उनकी कहानियां, जो विदेशी भाषाएं हैं उनकी कहानियां, तो एक संतुलन हमेशा एक तरह का इस तरह का बना रहता है। एक रास्ता है जो अलग रास्ता है, और वो जो है बाजार से कतई प्रभावित नहीं होता। ये रास्ता बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ, और साहित्य अमृत अपनी यही प्रतिष्ठा बनाए रखे। मैं जुड़ा हूँ, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, और मैं अपने पाठकों का बहुत आभारी हूँ, और संपादकीय टीम का, जो भी हमारे हेमंत कुकरेती जी उनके नेतृत्व में, और हम सब जो है, तो वो जो जिन्होंने इसके लिए जो मेहनत करते हैं, तो उनका भी मैं उनको भी बहुत आभार मानता हूँ उनका। और आप सब इसी तरह साहित्य अमृत को पढ़ते रहें, उसे अपना प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। साहित्य अमृत का ये सौभाग्य है कि पंडित विद्यानिवास मिश्र जैसे प्रकांड विद्वान साहित्यकार, उन्होंने इस पत्रिका की परिकल्पना की, और उन्होंने जो एक आधारशिला रखी, जो नींव रखी, जो परंपरा बनाई, हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा पत्रिका में समीक्षाएं नहीं छपेगी, तो हमने उसका निर्वाह किया है। तो इसलिए मैं आदरणीय विद्यानिवास मिश्र जी, उसके बाद उनके जाने के बाद प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर लक्ष्मीवर सिंह भी पत्रिका के संपादक बने। ये सब लोग होते जो साहित्य जीते थे, ये अपने अपने क्षेत्र के अग्रणी लोग थे, पर साहित्य जीते थे, इसलिए उन्होंने साहित्य अमृत का संपादन करना स्वीकार किया। उसके उपरांत हम सब परिचित हैं आदरणीय त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जी, वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, प्रशासक थे, राज्यपाल भी रहे, वो पत्रिका के संपादक।
तो इस बीच में पत्रिका का ये जो हमारी यात्रा रही है उसमें आदरणीय कुमुद दीदी का बहुत विशेष स्थान है। दीदी प्रबुद्ध हैं, विदुषी हैं, वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आप कुलपति हैं, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। उनके अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर चर्चित हुई हैं। उनके लेखन में, उनके उद्बोधन में एक धार होती है, एक तेज होता है। मैं आग्रह करता हूँ दीदी कृपया आए। मंच पर आसीन मेरे मित्र और प्रख्यात रचनाकार जो कविता भी लिखते हैं और कहानी भी लिखते हैं और समय के अनुकूल लिखते हैं, भाव से भी और शिल्प से भी, ऐसे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी और प्रभात जी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। आजकल बात नहीं होती है ना, तो सरनेम भूल गई हूँ आपका। और पीयूष जी, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान मित्रों और विशेष रूप से यहाँ जो युवा मित्र हैं, मेरे युवा मित्र कह रही हूँ क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय में हूँ जहाँ पर युवाओं के बीच में रहती हूँ, तो उनकी ऊर्जा मुझ तक आती है तो मैं वैसे ही महसूस करती हूँ। अभी बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं यहाँ खड़ी होकर के ठीक करीब 29.5 साल पीछे चली गई। अप्रत्याशित रूप से मेरे पास पंडित विद्यानिवास जी का प्रस्ताव आया कि इस पत्रिका का मैं संपादक हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पत्रिका से जुड़ जाओ। बहुत अप्रत्याशित था। मैं यहाँ पढ़ा रही थी, बच्चे छोटे थे। मुझे थोड़ा सा लगा कि पता नहीं समय दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी। मैंने एक शर्त रखी, मैंने कहा कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, घर से ही काम काज करूँगी। और मुझे लगा था कि इस प्रण को, शर्त को मैं निभाऊँगी। एक कार्यक्रम हुआ प्रभात प्रकाशन में और प्रभात जी जब आए तो उन्होंने दीदी कहना शुरू किया, तो इतना आत्मीय माहौल। जब मैं इस कार्यक्रम में चली गई, जब उस कार्यक्रम में मैं चली गई तो वो प्रभात प्रकाशन, वो एक प्रकाशन का कार्यालय नहीं, एक मंदिर की तरह से मुझे लगा। और वहाँ पर बाबूजी थे, आज मुझे वो भी बहुत याद आ रहे हैं, पूरा परिवार। मुझे लगा कि मैं पंडित विद्यानिवास जी से, प्रभात प्रकाशन से जुड़ना शायद एक ऐसा संयोग है जो साहित्य की दृष्टि से भी, और क्योंकि आप दिल्ली में जब आते हैं और किसी ऐसे शहर से आते हैं तो दिल्ली में अपने को बसा पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ आप आवाज़ देते हैं लेकिन आवाज़ कई बार अनसुनी रह जाती है। मैंने शायद जितने वर्ष में प्रभात प्रकाशन से जुड़ी, पंडित जी से जुड़ी गई, मैंने इधर उधर देखा ही नहीं। और फिर मैं भूल गई कि मेरी शर्त क्या थी कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। जब भी पंडित जी आते तो उन्हें भी लगा कि मुझे जाना वहाँ अच्छा लगता है, तुम कार्यालय ही आ जाओ। और वहाँ पर केवल वही नहीं होते थे, क्योंकि पंडित जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके पहुँचने का केवल समाचार मिल जाए तो भीड़ उनसे पहले पहुँच जाती थी। तो इस तरह से साहित्यिक बिरादरी से मेरा परिचय और घनिष्ठता शुरू हुई वहाँ से। तो मैं अगर साहित्य अमृत की बात करूँ तो वो ये दौर था 1960 में, मतलब कुछ जनवरी के बाद ही, शायद फरवरी में पंडित जी ने प्रस्ताव रखा था, मार्च में शायद पहला अंक था जिसमें नाम आया। तो अब आप लगा लीजिए कि मैं उस समय युवा ही थी। और युवा जो होता है बहुत उत्साह से भरा रहता है, थोड़ी जिद भी होती है, थोड़ा आइडियल भी होता है, और वो सारे तत्व मुझ पे भी थे। तो मैंने बड़े उत्साह से पंडित जी से कहा, पहले मैं सर कहती तो मैंने कहा मुझे सर मत करो, बाबूजी का हो। मैंने कहा क्या कहूँ, बोले बाबूजी का हो। तो मैं थोड़ा, पहले उनकी विद्वता का आतंक था लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो गया।
और मैं बहुत जिद्दी करने लगी, तो मैंने कहा भाऊ जी ऐसा है, अगले अंक से ना इसमें कोई एक मुद्दा लेते हैं और इस मुद्दे पे कोई साहित्यिक मुद्दा लेते हैं तो बहुत पॉपुलर हो जाएगी वैसे। मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो एकदम से बोले कुमुद शर्मा, मैं अपनी पत्रिका को मुद्दों वाली पत्रिका नहीं बनाना चाहता। चुप रह गई। फिर कुछ महीने के बाद मेरे भीतर का वो युवा जोश जागृत हुआ। मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसमें ना समीक्षा देनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े थे, कहते मुझे समीक्षा नहीं दी। फिर बोले कुमुद शर्मा, मेरे जाने के बाद तुम्हें जो करना हो कर लो, लेकिन मैं अपने रहते समीक्षा नहीं दूंगा। तो मैं पंडित जी के बुलावे पर आई थी। मैं बहुत गहराई से उनसे जुड़ी हुई थी और मैंने उनसे कहा कि आपके नाते मैं यहाँ पर हूँ और आप नहीं है तो मैं नहीं। और यही वजह कि अचानक जब पंडित जी के निधन का समाचार मिला तो उनसे मेरे लिए उनका घर मायका हो गया था। तो मेरे बिल्कुल वो मिनी के पिता नहीं थे, मेरे भी पिता थे। इतना ज्यादा हम लोगों को धक्का लगा और दूसरे दिन ही मैंने बाबू जी को फोन किया, श्याम सुंदर जी को, प्रभात प्रकाशन के संचालक। उन्होंने कहा मैं काम नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, अभी मन थोड़ा दुखी है। तो बाबू जी से ये बात मैं एक बार नहीं कई बार कह चुकी थी। तो वो शायद बहुत मैंने क्यों छोड़ा, लेकिन वो शायद मन में था कि नहीं उनके साथ। तो खैर, तो वो समय था जब पंडित जी जब आए थे, वो दौर था 1980 के बाद का। अगर आप पत्रकारिता को याद करें कि पत्रकारिता की दुनिया से आदर्श विचार खसकने शुरू हो गए थे। 1991 का दौर आया। 1991 में ग्लोबलाइजेशन में जो पूंजी विस्फोट हुआ, उसने मुख्यधारा की मीडिया से विचार, चिंतन, साहित्य गायब कर दिया और साहित्यिक पत्रिकाओं ने एक एक करके दम तोड़ना शुरू कर दिया। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका जैसी पत्रिकाएं बंद हो गई। जो थोड़ी बहुत साहित्य और संस्कृति की पत्रिकाएं बची हुई थी, उन्होंने भी, उनको लगा था लोगों को कि ये जो बची हुई साहित्यिक संस्कृति की पत्रिकाएं हैं, उनके सहारे शायद हम साहित्य और संस्कृति की जो धारा है, जो प्रवाहमान है, उसको हम बचा लेंगे। लेकिन उन्होंने भी धीरे से बाजार की तरफ अपना मुख कर लिया। वो भी बाजार के गणित से, बाजार के अर्थशास्त्र से और जैसा कि कहा गया विवादों से चलने लगे। ऐसे माहौल में पंडित जी ने साहित्य अमृत का संपादन शुरू किया, जो कि विशुद्ध जो साहित्य की आवाज होती है, साहित्य की जो पुकार होती है, उसकी वजह से किया। उन्होंने कहा कि मैंने ही देखा है कि साहित्य मेरे लिए जीवन का अभिन्न अंग है, मेरे जीवन का अंग है और हर आदमी को कोई ना कोई आदत होती है। मेरी आदत जो है, मेरी आदत में साहित्य शुमार है, इसलिए मैंने साहित्य अमृत का संपादन शुरू किया। और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि साहित्य अमृत मेरे लिए कोई संगठन नहीं है, साहित्य अमृत मेरे लिए कोई अभियान नहीं है, साहित्य अमृत विशुद्ध रूप से मेरे लिए संवेदना की जगह है। साहित्य अमृत संवेदना का, मानवीय संवेदना का अभिलेखागार बने, यही उनकी परिकल्पना थी। इसी तरह का एक और प्रसंग है। एक बहुत बड़े रचनाकार की पत्नी, जो कि स्थूल रचनाकार थी, ऑटोबायोग्राफी का जमाना था, उन्होंने एक संस्मरण लिख करके भेजा मेरे पास। मैंने उसको पढ़ा, फिर वो जोश मैंने भी पंडित जी के पास। माफ कीजिएगा, आज ऐसे ही चलेगा। मैं पंडित जी के पास लेके मैंने कहा बाबू जी, बड़ा लोग जानते नहीं है इसके बारे में, बहुत बेचैन करने वाला है, उनकी छवि को तो जानते ही नहीं है लोग। तो उन्होंने पढ़ा, मैंने हाईलाइट कर दिया। तो बोले कुमुद शर्मा,
मैं अपनी पत्रिका को निज गाथा बांचने का हथियार नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए साहित्य अमृत ना तो अस्त्र है, ना अस्त्र की निर्माणशाला है। तो आप देखिए कि साहित्य को देखने का नजरिया, मैं कहूं, मैंने पंडित जी से ही सीखा। आज इस बात को मानिए मेघवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, और उनके स्वागत में मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपकी बात पे नहीं रोक रही हूँ। तो ये जो 2-3 प्रसंग थे, और मैंने ये देखे कि एक साहित्यिक पत्रिका के संपादक की दृढ़ता क्या होती है। और उन्होंने अगर नवभारत टाइम्स के संपादक का पद छोड़ा था, तो इस कह लीजिए कि इस मिजाज के साथ छोड़ा था कि हम अपने शहंशाह हैं, हम किसी के मनसबदार नहीं हैं। और इस पत्रिका को भी उन्होंने अपनी शर्तों पर चलाया, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर चलाया, और किसी भी निर्देश से वो संचालित नहीं हुए। इसलिए साहित्य अमृत पत्रिका साहित्य को एक गंगा की तरह से, साहित्य गंगा की तरह से साहित्य अमृत में जो है प्रवाहित होता रहा, बिना विवाद के, बिना मुद्दों के। जो भी कॉलम इसमें चले, हमें याद है प्रतिस्मृति, बाबूजी ढूंढते थे, हमसे कहते थे कि इसको ढूंढो, ये रचना मिलेगी। प्रभात जी ढूंढते थे, कितने फोन किए जाते थे। जब उन्होंने कहा कि तुम कॉलम ले लो, फिर मैं उत्साहित हो गई। फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 35 साल के जो युवा है, 40 साल के, उनको ये होता है कि हमको कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं भी उसी उम्र में थी, तो मैंने कहा कि मैं ना युवाओं पर लिखूंगी। थोड़ी देर चुप है, बोले कुमुद शर्मा। जब वो उस मूड में आते थे तो ऐसे ही बोलते थे, कुमुद शर्मा तुम हंसती क्यों, लोग तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे, मुझ पर लिखो, मुझ पर लिखो। फिर चुप गया। फिर बोले तुम ऐसा करो कि तुम हमारे ऊपर हिंदी के ऋषियों का बहुत बड़ा ऋण है, जिन्होंने हिंदी को माजा, निखारा, खड़ा किया। वो हिंदी के योद्धा थे। 100 ऐसे योद्धा चुनो। और उन्होंने खुद लिस्ट बनाई, चित्र भी ला करके दिए। जब मैंने ये कॉलम लिया तो मैंने कहा कि क्या बाबूजी ने दे दिया है मुझे, तो चलने बनने वाला है नहीं बिल्कुल भी। 1-2 तो मैंने ऐसे लिखे, जैसे मैंने कहा भारतेंदु पर 1 पेज उन्होंने मुझे दिया। 1 पेज में रचनाओं के, सारी रचनाओं के नाम भी जाएंगे, फिर उनका उसमें हिंदी के बारे में उनका वक्तव्य भी जाएगा, कहीं कोई भाषण का अंश या उनके कृति का अंश। 1 पेज में मैंने कहा मैं क्या कर लूँगी। खैर वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने 3-4 वो जो लिखे, आपको याद होगा प्रभात जी, क्योंकि जुड़ी हुई थी तो फॉन्ट भी चालाकी से थोड़ा छोटा करवा लिया कि थोड़ा मटर और चला जाए, लेकिन वो खींच रही थी। वही कॉलम इतना लोकप्रिय हुआ, पुस्तक रूप में आया तो 6 महीने के अंदर उसकी बिक्री ऐसे हुई। तो आप समझ लीजिए कि वो उनकी दृष्टि थी। शायद मैं ऐसा काम जीवन में कभी नहीं करती। आज मैं कहती हूँ पंडित जी ने और प्रभात प्रकाशन में थी, साहित्य से जुड़ी हुई थी, तो वो काम हो गया। 7-8 सालों में वो काम हुआ, लेकिन वो बहुत जिसको कहते हैं स्थायी महत्व का काम हो गया। तो इस तरह से वो चुन चुन के उनका जो विजन था, जो एक रचनाकार होता है बड़ा इसलिए होता है, लिखते तो सब है, अनुभव तो सबके पास होता है, लेकिन आइडिया सबके पास नहीं होता है। विचार जो होता है वही रचना की रीढ़ भी होता है। और अगर साहित्य जगत में है तो आपको अगर स्थायित्व मिलने वाला है तो यही आइडिया आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, जो पंडित जी के पास भरपूर था। पंडित जी, उनके लिए कला, और दूसरी बात है हमने साहित्य अमृत को केवल जो है साहित्य का माध्यम नहीं बनाया, सारी कलाओं से जोड़ा। क्योंकि पंडित जी मानते थे कि जो कला है वो भारतीय वाङ्मय की चाबी है, और कला
ईश्वर की सब कुछ रच सकने की क्षमता की छाया है। कला अमृता है, शिव का भाग्य संवारने वाली अमृता। आपको याद होगा प्रोफेसर जोशी कि उसमें जो उसका कवर पेज बनता था, लोक कलाओं पे पंडित जी लेकर के आते थे। तो इस तरह से वो कैसे जो है साहित्य, संस्कृति और कला से एक साथ जुड़ गई थी पत्रिका, और वो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उससे जुड़ी। और वो मानते थे पंडित जी की साहित्यिक पत्रिका हो चाहे मुख्य धारा की पत्रिका हो, दोनों का लक्ष्य एक है, वैचारिक दृष्टि से संपन्न बनाना। तो लेकिन वो कहते थे कि साहित्यिक पत्रिका जो होती है उसका लक्ष्य उससे ज्यादा है, क्योंकि साहित्यिक पत्रिका जो है सृजन के प्रति उत्सुकता भी पैदा करती है, उत्कंठा भी पैदा करती है। तो इस तरह से पंडित जी के कुछ संस्मरण मैंने आपको सुनाए। अब थोड़ी सी बात, चूंकि युवा रचनाकार है और मैं ऐसे ही युवाओं के बीच में क्योंकि शिक्षा जगत से हूँ तो मैंने बहुत लंबा ऐसा गुजारा है। युवा आते हैं, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में थी तो मेरे कलीग भी बैठे हुए थे यहाँ पर, तो वो लोग लेके मेरे पास आते थे युवा कि मैडम हमने लिखा है, ज़रा सा इसे देख लीजिए, हमने लिखा है, ज़रा सा इसको देख लीजिए। तो अब 50 हमारे समय में 50 साल का लेखक भी होता था तो युवा होता था, लेकिन साहित्य अकादमी मानती कि 35 साल अभी युवा साहित्य की थी वहाँ पर। तो अब मुझे लगा 35 साल के लोगों को ही जो पुरस्कार मिले उन्हीं पर बात करूँगा। ये जो युवा है वो टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल कर रहा है, उसके हाथ में एक डिजिटल संसार है जिसके साथ वो रिदम बैठा रहा है, और बहुत सारे सवाल हैं। आज का युवा देखिए कि बहुत अपने समय के सवालों से टकरा रहा है। अब उसके सवाल निर्मल वर्मा की जो कहानी थी, जिसको नई कहानी में हम पहली कहानी मानते हैं परिंदे, वहाँ लतिका के जो सवाल है, मानव नियति के सवाल है, हम कहाँ जाएंगे, है ना। ये सवाल अब उनके सवाल बदल गए हैं क्योंकि वो AI के ज़माने में है, और वो ये पूछना चाहेंगे और पूछ रहे हैं कि क्या मानव मात्र एक गणना है, क्या हम प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है, क्या हम आधार सामग्री के आकलन की प्रक्रिया है। ये बहुत सारे सवाल हमारे युवा पूछ रहे हैं, और AI कैसे उनके जीवन में दखल दे रहा है अभी। और ये केवल आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, लेखन करते हैं तो सिर्फ आप जो है साहित्य के लिए पन्नों पे नहीं लिखते, आप फिल्मों में भी लिखते हैं, वेब सीरीज भी लिख रहे हैं। अब एक फिल्म है स्टोरी, अगर आप उसमें देखें कि आज का युवा नई पुरानी कहानी दे रहा है, लेकिन नए अंदाज में किस तरह से दे रहा है। अब उस फिल्म में और कैसे अपने समय के टेक्नोलॉजी के प्रभाव किस तरह से सोसाइटी पर असर डालते उनको लेता है। उस फिल्म में देखिए जो स्टोरी हम लोगों ने लिखी है कि एक बच्चा चोरी हो जाता है, और बच्चा जो चोरी हो जाता है, दो भाई हैं जो कि बच्चे को खोजने में मानवीय संवेदनाएं शामिल हो जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर उन्हीं के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे इस तरह का वायरल हो जाता है कि बेचारे वही उनकी जान के पीछे मर जाते हैं। वो घटना थी असम की 2018 में मॉब लिंचिंग पे, उसको आधार बना करके कि भाई किस तरह से ये सारी चीजें हमारे युवा उठा रहे हैं। हमारा युवा जो है, अब आप देखिए, मैं युवाओं की कहानी पढ़ रही थी कि अब हम उनके साथ पास देखिए कहने के लिए जो हमारी पुरानी खाती है कहानी की, अब उनको कुछ नया चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है टेक्नोलॉजी पर हम संक्षिप्तता के कायल हो चुके हैं। अब किसी के पास वक्त नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी उपन्यास पढ़ेगा, उसको छोटा छोटा चाहिए, जैसे जोशी जी लिखते हैं, तो कैप्सूल उसको चाहिए। अब माइक्रो फिक्शन आ गया है, फ्लैश फिक्शन आ गया है। 10 पेज में, एक वाक्य में पूरा उपन्यास। ट्विटर पर माई एक्स वाइफ इज स्टिल माई हार्ट हो गया। जो आपको 500 पेज पे कहना है, एक वाक्य में कहिए, पूरा उपन्यास हम नहीं पढ़ेंगे। माइक्रो फिक्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं ये जमाना आएगा। उन्होंने कहा छायावाद था, छायावाद जब आया तो छायावादी जो थे निराला, पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला जो कि इतने बड़े
सबको कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि ये कविथंता छोकरे हैं, कविता की हत्या करने वाले। और निराला की तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा उनका उत्कर्ष बनी। राम की शक्ति पूजा में भी आप देखिए, मैं पुरानी मैगजीन पे काम करे, कैसे बढ़िया आर्टिकल से क्या क्या कहा गया उसको। तो विवाद जब भी कुछ नया आता है तो यकीन मानिए बहस में आता जरूर, लेकिन आने वाला साहित्य इन्हीं युवाओं पर है। और युवाओं की शैली में भी आप देखिए बहुत मजा आता है। एक कहानी पढ़ रही थी, अब क्योंकि उसके पास थीम भी है ना, तो उसको नई तरीके से कहना है कि अगर पुराना लेखक है तो आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि भाई आप हमें, आपके पास नया क्या है। आप उससे पूछेंगे कि भाई अब की बार तुम जीवन को में किस नजरिए से समझाओगे। नया रचनाकार आएगा तो आप उससे पूछेंगे कि भाई कुछ ऐसा बताओ जिसको हम नहीं जानते हैं। कुमुद शर्मा नहीं जानती, कुमुद शर्मा जहाँ जा नहीं सकती, जहाँ अंधेरा है वहां पे रोशनी फेंक सकते, तो बताओ। या फिर कुछ ऐसा बताओ मजे मजे में कि कुछ तुम्हारे पास शैली है। तो एक कहानी में पढ़ रही थी जिसमें उसने लिखा कि रंग सारे कि तुम आ जाओ, घर आ जाओ, जिस कुत्ते से तुम्हें डर था उसे शेर ने खा लिया है। हाँ देखिए, कहने का जो अंदाज है, कहानी वही है। अगर कोई बिहार से आने वाले मजदूरों पर कहानी लिख रहा है तो उस कहानी में सेंटर में वो मजदूर नहीं है, सेंटर में वो कोई और है, सेंटर में कोई जानवर है, सेंटर में कोई कौवा है। तो इस तरह की चीज़ों को लाकर, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर उनके पास, युवा पीढ़ी के पास सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभिव्यक्ति को इतने सारे जो चैनल हैं और वो युवा पाठकों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें। तो मुझे लगता है हर तरह की चीज़ें वो अपना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट में से निकल करके नया साहित्य आएगा। आप सबने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, फरहाद जी आपने याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते एक वाक्य ज़रूर कहना चाहूँगी कि पंडित जी ने साहित्य अमृत के माध्यम से हमेशा ये सोचा कि साहित्य अमृत एक ऐसा आधार बने जो संयोजन का काम करे, जो पूरे देश को जोड़ने का काम करे और तोड़ने वाले को चुनौती दे। मुझे लगता है इसी बात को लेकर साहित्य धन्यवाद दीदी। हमने हमेशा उस परंपरा का पालन किया है जो हमारे आदरणीय जितेंद्र सिंह ने और पिताजी श्री श्याम ने बताई। हमारे मध्य में केंद्रीय मंत्री न्याय एवं विधि तथा संसदीय कार्य मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूँ पीयूष जी से कृपया आए, उनका स्वागत करें। आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल। भाई साहब समय के बहुत बहुत पक्के हैं, पर आज माननीय उपराष्ट्रपति जी के यहाँ एक बैठक आ गई, इसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। पर देखिए उनका इस साहित्यिक जगत के लिए, सांस्कृतिक जगत के लिए उनका ये कमिटमेंट है कि उस कार्यक्रम को करके फिर यहाँ आए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। अब हम उस कार्यक्रम के मुख्य चरण पे आते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। साहित्य अमृत युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता का पुरस्कार आपको मैं सम्मानित मंच से आग्रह करता हूँ कि आप आगे की ओर आ जाएं और मैं एक एक कर हमारे सभी पुरस्कृत प्रतिभागियों को आमंत्रित करूंगा। प्रथम पुरस्कार मिला है श्री सागर करोड़े जी को, उनकी रचना जमीन और आसमान के लिए। मैं आमंत्रित करता हूँ, आप हरदा मध्य प्रदेश से हैं और इनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मैं करतल ध्वनि से उनका स्वागत करता हूँ और आग्रह करता हूँ माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी से उनका स्वागत करें। प्रथम पुरस्कार की राशि है 31,000 रुपये। बहुत बहुत स्वागत है। आप इसी प्रकार से अपनी लेखनी को निरंतर धार देते रहें। वो तो बदल के रखेंगे ना।
पुस्तक कल से दिया, पुस्तक कल चेक नहीं फोटोग्राफी तरीके से द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं श्री खुशहाल सिंह, आप जालौर राजस्थान से हैं। उनकी रचना चिड़िया को 21,000 रुपए के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। खुशहाल सिंह जी। बहुत बधाई हो। तृतीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं श्री विनोद कुमार दवे, आप पाली राजस्थान से हैं। उनकी कहानी जीवन को 11,000 रुपए के तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पर वे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए हैं। हम ये उनको सम्मान प्रेषित करेंगे। हमने पहले कल्पना की थी कि हम 3 प्रोत्साहन पुरस्कार देंगे, पर कहानियों की गुणवत्ता को देखते हुए अंततः 5 प्रोत्साहन पुरस्कार देने की घोषणा हुई। श्री शिवम सिंह वाराणसी से हैं। उनकी कहानी सहयोग को 5100 रुपए के प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मैं शिवम जी को बधाई देता हूँ। दोनों आ गए हमारे साहित्य अमृत विनर गिफ्ट्स। एक वो कर लेंगे, अभी सबूत से कर लेंगे। श्री वैभव पी सुमित्रा को, आप दिल्ली से हैं। उनकी रचना नया संकल्प के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार दे रहे हैं। उनके पिताश्री यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि क्या है। वैभव पी सुमित्रा जी के पिताश्री, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। ये आप सब प्रोत्साहित करते हैं तभी युवा लिख पा रहे हैं। वैभव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बधाई आपको। आपने पढ़ी क्या कहानी की नहीं पढ़ लीजिए, पढ़ रहा था। मधुबनी से श्री रवि कुमार झा, उनको उनकी रचना केवलपुर का सूरज के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। केवलपुर का सूरज श्री रवि कुमार झा। मैं कर्तव्य ध्वनि से उनको देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उनको। एक मिनट चूरू राजस्थान से सुश्री सुमन पारिक आई हैं। गुली की मोहब्बत, कहानी का नाम है गुली की मोहब्बत। उनको 5100 रुपए के प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
और ये केवल सहयोग मात्र है कि यहाँ इसमें अब देख रहा हूँ कि राजस्थान के 3 लोग आ गए। केवल सहयोग है, केवल सहयोग है, और सहयोग के मारे अर्जुन राम मेघवाल भी राजस्थान के हैं। तो ये कोई ये केवल सहयोग है, क्योंकि 400 से अधिक रचनाओं को इतनी कसौटी पे परखा गया, इतना उसके अंदर हमारे युवा समीक्षकों ने उसमें ध्यान दिया। सरदार शहर के पास है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सरदार शहर में जाती रही हूँ, बीकानेर रोड पे मेरी मदर जोधपुर से, पूरा जो है राजस्थान बीकानेर जोधपुर। बेंगलुरु से आई हैं सुश्री ऐश्वर्या मिश्र, उनकी रचना झेलम को 5100 रुपए के पुरस्कार से दे रहे हैं। बेंगलुरु से आई हैं, तो इसलिए ये जो पूरी पत्रिका है इसके अंदर पूरे भारत से रचनाएं आई थी। जिन हमारे निर्णायक मंडल के कारण से ये प्रतियोगिता संभव हो पाई, मैं ऐसे आदरणीय राजकुमार गौतम जी से आग्रह करता हूँ कि आए मंच पर, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। आइए। ये इतना एक दुरूह कार्य था, रचनाओं को सबको देखना, परखना, उस पर अपनी टिप्पणी देना। राजकुमार गौतम जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय अलका सिन्हा जी, हिंदी की स्थापित लेखिका हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। चार 400 से अधिक कहानियों को प्रारंभिक दृष्टि से देखना, उनकी मीमांसा करना, आकलन करना, टिप्पणी बनाना, और फिर उसके आधार पर हमारे निर्णायक मंडल ने ये पुरस्कार घोषित किए। ऐसे हमारे युवा रचनाकार आदरणीय डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी से मैं आग्रह करता हूँ, कृपया अपना सम्मान स्वीकार करें। जय हिंद। आदरणीय डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में ही कार्यरत हैं। और जो बिल्कुल चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं, ऐसे पत्रिका के संयुक्त संपादक डॉक्टर हेमंत कुकरेती से मैं आग्रह करता हूँ, कृपया आए मंच पर, हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। आइए डॉक्टर हेमंत। वो यही है, पीछे ही रहते हैं, इसलिए खोजना पड़ता है कहाँ है। एक बार मैं पुरस्कृत प्रतिभागियों से आग्रह करता हूँ कि मंच पर आ जाए, तो एक समूह चित्र हम लोग ले लेंगे। अभी आ जाइए। ट्रॉफी ले आइए सर। ट्रॉफी ले लो। हाँ, तभी तो पता लगेगा। आप लोग हल्का ऊपर हो, आप ये सब भाई को जान दो। अबे इसमें कैसे आएंगे? सब आ रहे हैं। आइए, आप ऊपर जाइए। आप कहाँ पहुँचे? आपने कहानी नहीं भेजी थी। आपने कहानी नहीं भेजी मुझे। आइए रुकिए एक सेकंड।
एक बार सबके लिए ताली लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी संपादकीय जो लिखते हैं बिल्कुल उन्होंने निश्चित कर रखा है कि वो 18 तारीख की शाम को हमको संपादकीय लेके भेजते हैं और हम 20 तारीख को पत्रिका छपने भेजते हैं। पत्रिका तो 18 को छपने चली जाती है, केवल 2 पेज छोड़कर, उनके लिए 2 पृष्ठ आवंटित हैं। तो कभी थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर उसमें मैं थोड़ा अनुमति लेके छोटा कर देता हूँ, कभी कम बढ़ जाता है तो 4 पंक्ति जोड़ देता हूँ, 3 से रहता। तो ऐसे ये जो पत्रिका में संपादकीय प्रकाशित हुए हैं उसकी एक संकलन हमने भी प्रकाशित किया है, जो जगाते हैं। मैं आदरणीय अर्जुन जी भाई से आग्रह करता हूँ, कृपया जो जगाते हैं पुस्तक का लोकार्पण रिकॉर्ड कर लो। हाँ आगे हो जीव थोड़ा ना, ठीक है। शाकाहारी लोकार्पण इससे भी ज्यादा शाकाहारी आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और हमको ऊर्जा प्रदान की। पत्रकारिता एवं जनसंचार शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रदीर्घ अनुभव के साथ विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत रहे प्रोफेसर सचिदानंद जोशी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे कवि हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं और एक कुशल प्रशासक हैं। वे सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहते हैं। आप कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद रहे। वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं और जो ये हम सब नया प्रकल्प देख रहे हैं, बेशक वो नया संसद हो, सब जगह आपकी छाप वहाँ दिखती है। आपका कला संयोजन अद्भुत है और इस युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के आप माननीय सदस्य भी रहे। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया हमको संबोधित करें। प्रोफेसर सचिदानंद जोशी। भारत के विधि और संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रमोद शर्मा जी, साहित्य अमृत पत्रिका के संपादक प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आदरणीय प्रभात जी, आदरणीय पीयूष जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय साहित्य प्रेमी बंधु भगिनी और युवा रचनाकार जिन्हें इस प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय था कि आदरणीय प्रभात जी ने 3 निर्णायकों में मुझे भी सम्मिलित किया था और मुझे भी इन रचनाओं को पढ़ने का सौभाग्य मिला और ये भी जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 400 से अधिक रचनाएं जिसमें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व था। ये सिर्फ प्रतिनिधित्व क्षेत्र के हिसाब से ही नहीं था, ये प्रतिनिधित्व विचार के हिसाब से भी था, दृष्टि के हिसाब से भी था और दर्शन के हिसाब से भी था। तो यहाँ तो हमने कुछ ही रचनाकारों को पुरस्कृत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमको 400 रचनाकारों के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। एक समय जब लोगों को लगता है कि हिंदी के पाठक नहीं बचे, एक समय में जब लोगों को लगता है कि कहानी कहाँ लिखी जाए, एक समय में लोगों को लगता है कि जब हम कहानी लिखेंगे तो वो कहाँ छपेगी, ऐसे समय में भी आपको युवा कहानी लेखन प्रतियोगिता में इतने ज़्यादा लोगों का सहयोग मिलना, प्रतिभाग मिलना अपने आप में कीर्तिमान है। और इसीलिए जब इस कहानी प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल की बैठक हुई और हम सभी लोग साथ साथ इस पर विचार विमर्श कर रहे थे,
तब हमने जो बात ज़्यादा महत्व की समझी वो शिल्प या लेखन नहीं था, बल्कि विचार और विषय, इसको हमने प्रधानता दी। और विचार और विषय को प्रधानता देने के पीछे भी एक प्रमुख कारण ये था कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग, अभी कुमुद जी ने जैसा कहा कि एआई का युग है और इसमें बहुत सहज है चैट जीपीटी के माध्यम से कुछ भी लिख देना। ऐसे युग में भी इतने रचनाकार मौलिक चिंतन करके मौलिक कुछ बात आपके सामने लिखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके इस प्रयास की सराहना भी की जानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। आप में से जिन लोगों को ये कहानियां पढ़ने का अवसर मिला होगा वो शायद इस बात से सहमत होंगे कि विषय की विविधता, विचारों की गहराई और बहुत अधिक उसमें समाज के प्रति जो दायित्व है उसका बोध, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जब हम देखते हैं कि परिवार बिखर रहे हैं या परिवार एकाकी होते चले जा रहे हैं, ऐसे परिदृश्य में कोई युवा अपनी दादी के साथ संबंधों को लेकर कहानी लिखता हो या कोई युवा अपने बुजुर्गों की बात का स्मरण करते हुए लिखता हो तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि ये हमारे लिए भविष्य में आशा की किरण है और बहुत सकारात्मक संदेश देती है। ये भी बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारे युवा उस समय में सृजन कर रहे हैं जबकि अधिकतर लोग इन दिनों अपना पूरा ध्यान रियल लाइफ की बजाय रील लाइफ में निकाल रहे हैं। और जब हम रील लाइफ में चले जाते हैं तो वो एक ऐसा मायावी संसार है जिस मायावी संसार में कई बार लगता है कि आप अकेले हैं और कई बार आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जिन्हें सारी की सारी दुनिया देख रही है। ऐसे में समाज का बोध, अपने मूल्यों का बोध, अपने संस्कारों का बोध, अपनी संस्कृति की पहचान और अपनी परंपरा की निरंतरता, ये सारी बातें इन युवाओं की रचना में दिखती हैं तो मुझे लगता है कि ये साहित्य के लिए भी एक बहुत सकारात्मक संदेश है जो आने वाले समय में हमें बहुत सही दृष्टिकोण देने की चेष्टा करता है। आज शाम से पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का बार बार उल्लेख हो रहा है। हम सबको स्मरण होगा कि ये पंडित जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। 12 जनवरी संभवतः अगर मैं तिथि या 14 जनवरी 2026 को पंडित जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होंगे। ये आज जो स्मरण उनका हो रहा है, मुझे लगता है कि साहित्य अमृत आज धन्य हुआ कि हमने पंडित जी को बार बार याद किया है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर हम कुछ ऐसा काम पंडित जी के इस जन्म शताब्दी वर्ष में कर पाएँ, जैसे कि उनके संपादकियों को लेकर एक संकलन निकाल पाएँ जिसमें हम उनके चुने हुए कुछ संपादकियों को लिख सकें, या ऐसी कोई बात जो पंडित जी को लेकर स्मृति को चिरस्थायी करती हो, तो वो जरूर हमें करना चाहिए ताकि जो युवा पीढ़ी है वो भी जाने कि पंडित जी किस तरह के व्यक्तित्व थे और उनका क्या दर्शन था। जब युवा कहते हैं तो मुझे मेरे जीवन की बड़ी मजेदार सी घटना याद आती है, क्योंकि डील डॉल और शरीर यष्टि से कुछ ज्यादा भारी होने के कारण मुझे अपने जीवन में कभी युवा होने का सौभाग्य ही नहीं मिला। बाल जल्दी सफेद हो गए तो 40 की आयु में मुझे लोगों ने वरिष्ठ रचनाकार कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये भी कोई अच्छी बात ही होगी कि चलिए किसी के लिए जीवन में युवा होने का सौभाग्य नहीं होता, हम शुरू से ही वरिष्ठ रचनाकारों की श्रेणी में आ गए और तब से अभी तक वरिष्ठ रचनाकारों की श्रेणी में है। इसलिए जब कुछ युवाओं को मैं लिखते हुए देखता हूँ और उनके साथ युवा रचनाकार का तमगा लगा हुआ देखता हूँ तो मन में मीठी सी ईर्ष्या भी होती है कि ये कितने भाग्यशाली हैं जो युवा रचनाकार हैं। अभी मेरे परिचय में रंगमंच का भी उल्लेख आया। जब मैं रंगमंच पर नाटक निर्देशित करता था तो मैंने शायद 22-23 साल की उम्र में नाटक का निर्देशन करना शुरू कर दिया, और जिनको हम 22-23 साल की उम्र में युवा अभिनेता के तौर पर रंगमंच पर देखते थे, मुझे आश्चर्य हुआ कि 20 साल बाद भी वे युवा अभिनेता के तौर पर ही रंगमंच पर आते रहे और हम वरिष्ठ रंग निर्देशक के तौर पर उनका निर्देशन करते रहे। तो ये जो युवा और वरिष्ठ, ये जो सारे विशेषण हैं, मैं विशेषकर इन युवाओं से कहना चाहता हूँ। और
खासकर ये जो बहुत बड़ा एक साहित्यिक समुदाय है उनसे कहना चाहता हूँ कि ये प्रतियोगिता आयु की दृष्टि से भले ही युवा रचनाकारों की रही हो, लेकिन अपने तथ्य की दृष्टि से ये भी किसी भी कीमत पर किसी श्रेष्ठतम साहित्य से कम नहीं है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये सारा जो विषय है, हम आज जबकि भाषा के संकट में हैं, भाषा की शुद्धता के संकट में हैं, हम डिजिटल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में कई स्तरों पर हम मातृभाषा की शिक्षा और तमाम बातों के ऊपर हम संघर्षरत रहे हैं। इस ऐसे पूरे के पूरे वातावरण में साहित्य अमृत द्वारा एक युवा कथाकारों की प्रतियोगिता आयोजित करना और इतनी हिम्मत करके उस प्रतियोगिता का निर्णय निकालना, ये भी प्रभात प्रकाशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका जिगर भी बहुत बड़ा है कि उन्होंने जितने घोषित पुरस्कार थे उससे कहीं ज़्यादा पुरस्कार यहाँ वितरित किए हैं, ये भी एक बहुत श्रेष्ठ बात है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रभात जी ने इस बात का भी वायदा किया है कि वो सभी चुनी हुई कहानियों का भी एक बहुत श्रेष्ठ संकलन निकालने वाले हैं। ये इन सभी युवा रचनाकारों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर होगी। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी यहाँ पर आए हैं। एक बार पुनः मैं सभी युवा रचनाकारों को बधाई देता हूँ। आज आदरणीय मेघवाल जी जो स्वयं एक बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, आप सबको मालूम होगा कि वे बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और भजन भी गाते हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ सर पर ये युवाओं को मालूम होना चाहिए कि उनका बहुआयामी व्यक्तित्व है और ऐसे व्यक्ति के हाथों आपको आज पुरस्कार मिलना, ये भी एक बहुत अच्छा संयोग है और इस संयोग के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार भाई साहब। मित्रों, जब इस पुरस्कार अर्पण समारोह में मुख्य अतिथि बनाने की बात आई तो बहुत सोचा किसको करें, साहित्यकार को बुलाएं, किसको बुलाएं। तो लगा कि एक ऐसी विभूति है जो पहले साहित्यकार हैं, पहले समाजधर्मी हैं, उसके बाद राजनेता। तो इसलिए हमने आदरणीय अग्निराम मेघवाल जी को इस आग्रह से यहाँ बुलाया है। आप राजनीति में शुचिता, प्रामाणिकता, पारदर्शिता और कर्मठता का पर्याय। उनकी सरलता, सहजता और सबके प्रति संभाव उन्हें लोकप्रिय बनाता है। वे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे और फिर समाज को उचित योगदान देने की दृष्टि से राजनीति में प्रवृत्त हुए और 2014 में पहली बार लोकसभा सांसद हुए। 2016 में आप केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट राज्य मंत्री रहे। 2019 में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम और संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। वर्तमान में आप विधि और न्याय मंत्री के स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। वे अपने प्रभावी और स्पष्ट विचारों और व्यक्तित्व से समाज का दिशा निर्देशन करते हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर लोकप्रिय हो चुकी हैं और उनकी पुस्तकों में एक ही भाव होता है, समाज को धरा है। दाम्पत्य जीवन पर प्रकाशित उनकी पुस्तकें विशेष रूप से आज के वर्तमान परिदृश्य में विशेष महत्व रखती हैं। उनसे आग्रह करता हूँ अपने उद्बोधन से हमें समाज आगे। साहित्य अमृत के 30 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता पुरस्कार अर्पण एवं श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की पुस्तक जो जगाते हैं के लोकार्पण समारोह के अवसर पर उपस्थित थे हमारे सचिदानंद जोशी जी तो सदस्य सचिव हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के, प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा एवं साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और प्रभात कुमार जी और पीयूष कुमार जी, सभी साहित्यकार। तो मेरे को ये पता नहीं था कि मुझे इस तरह के प्रोग्राम में, मुझे ऐसे कहा कि एक कार्यक्रम है छोटा सा,
इसमें आ जाओ तो इसमें राजस्थान के लोग भी बहुत आगे। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहीं निर्णायक में नहीं था लेकिन राजस्थान के लोगों को जालोर के लोगों को जालोर थोड़ा अलग है तो चूरू थोड़ा और अलग है। फिर भी मुझे अच्छा लगा कि चूरू में भी भालेरी एक जगह है, छोटी जगह है, वहां से कोई लेखक पैदा हो रहे। बधाई, ताली बजा के स्वागत करो। मैं जिनको भी अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे बारे में जो थोड़ा सा बताया सचिदानंद जोशी जी ने, मैं जब संस्कृति मंत्रालय में काम करता था तो इनके बहुत से प्रोग्राम मैंने अटेंड किए और कुछ संस्कृति मंत्रालय में कुछ कार्यक्रम ऐसे होते थे तो कोई जाना पसंद नहीं करता था तो मेरी रुचि रहती थी, मैं जाता हूँ। तो ऐसे भी कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोग्राम में इनको देखा मैंने, साहित्य के प्रोग्रामों में देखा, संगीत के प्रोग्रामों में देखा। मेरी थोड़ी रुचि रहती है तो उस समय जरूर इन्होंने मेरे कुछ भजन सुने होंगे, भजन सुने क्या। लेकिन अभी एक पुस्तक का जिक्र आया, वो पुस्तक ठीक है मैं उसमें लेखक हूँ लेकिन उसमें सब्जेक्ट मेरी पत्नी मैं नहीं। उस पुस्तक का नाम है एक सफर हम सफर के साथ। अच्छा है, पढ़ना है क्या? आपको ये बताया था, मैं लिया था। देखिए ये खाली मैंने पुस्तक लिखी नहीं है, इसको मैंने एक 5 घंटे का वर्कशॉप में इसका विमोचन करा कॉन्स्टिट्यूशन को, और अब वो फेमस हो गई। पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं पुस्तक की फेमस होगी कि नहीं होगी, अब तो उसकी बहुत डिमांड आ गई। एक सफर हम सफर के साथ, फिर एक दूसरी पुस्तक और आ गई, वो सफर पथ दाम्पत्य का। अब तीसरी और दे रहा हूँ इनको, 55 और 55। कैसे बढ़ाएं अपनापन। समस्या क्या थी कि जिनके शादी के 55 साल हो गए, मुझे एक प्रोग्राम करना था केवड़िया, जिनके शादी के 55 साल मेरे हो गए, ध्यान रखना। तो अब लगता नहीं मैं तभी तो मैंने प्रोग्राम किया, लेकिन जिनके 55 हो गए उनकी उम्र आप आमतौर पर देखेंगे ना 80 से ऊपर, 85 ऊपर। जिनसे बात की मैंने कहा आपको एक प्रोग्राम में आना है, मैं 55 ऐसे जोड़ों को बुला रहा हूँ। तो बहुत से लोगों ने कहा जी आप क्यों करना चाह रहे हो ऐसा फंक्शन, और उनके समझ में आया कि वो अकेलापन फील कर रहे हैं। अच्छे परिवार, एक तो बहुत साइंटिफिक रिसर्च में एक ऑफिसर थे बड़े, उन्होंने कहा जी हम है तो सेटल्ड बेंगलोर में यहाँ, लेकिन अब हमारा लड़का चला गया अमेरिका, भाई उसने शादी कर ली है, मैं चाहता हूँ वो बात करे, वो उधर बिजी हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे 55 वो जोड़े बुलाने चाहिए जिनके शादी के 55 साल हो गए। मैंने उनके साथ ही 55 वो जोड़े भी बुलाए जिनके शादी का 1 साल भी नहीं हुआ, और उन दोनों को जोड़ा मैंने, 55 और 55, और जोड़ करके क्या किया, एक लॉटरी निकाल के कहा जो नए जोड़े थे ना, जिनको शादी के 1 साल ही नहीं हुआ, उनको हमने कहा भी ये लॉटरी से कोई निकलेगा आपके, वो आपके अंकल और आंटी होंगे, उनसे आपको बात करनी है, वो आपको डांटेंगे भी, पहले बात करो कौन हो भी आप, तो आप कहना हम केवड़िया मिले थे ना वहाँ एकता नगर में। प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे पूछा भाई आपने गुजरात में क्या कार्यक्रम किया, तो मैंने कहा, बोला गुजराती क्यों चुना, मैंने कहा एक तो सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो हम चाहते हैं हमारा जीवन बहुत ऊंचा जाए, श्रेष्ठ जाए, और वहाँ एक रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर है, तो परिवार में आजकल एकता कम ही है, तो हम चाहते हैं कि उसके माध्यम से भी एकता का संदेश जाए, इसलिए हम एकता नगर गए। तो वहाँ बहुत अच्छा ये मेरा प्रोग्राम रहा, 2 दिन का कार्यक्रम था। जिनके शादी के 55 साल हो गए, आप समझ रहे होंगे 80 साल 85 साल इस तरह की उम्र के लोग आए भी, और जिनके शादी के 1 साल नहीं हुए उनको बहुत अच्छा लग रहा था, नर्मदा देखना, मूर्ति देखना सब। लेकिन मैंने जोड़ दिया उन दोनों को और उनको दे दिया कि भाई आप इनसे बात करोगे अंकल और आंटी से, इनके पास अनुभव है, सुनने वाला कोई नहीं, आपको कुछ भी बताएं आप लिखो,
कुछ कहानी बताएं तो लिखो, कुछ जीवन का अनुभव बताए तो लिखो। चिड़चिड़ापन स्वभाव नहीं होना चाहिए। फिर आपको वो बेटा और बेटी समझने लग जाएंगे तो फिर कोई काम हो तो करना उनका, अन्यथा उनके जीवन में जो अकेलापन है उसको दूर करने का काम आपका है। इसलिए वो किताब अब जल्दी से कब तक ला रहे हो आप? वैसे तो उसका शीर्षक मैंने रखा था 55 और बचपन, चुनौतियां और अवसर, लेकिन प्रभात जी ने कहा इसको थोड़ा और अपनापन बढ़ाने जैसा कर दो, तो फिर हमने शीर्षक करा 55 और बचपन कैसे बढ़ाएं अपनापन। यही बढ़ना चाहिए। चलिए अब आपने कहा कि कोई आप सुनाओ तो मैं थोड़ा सुना के मूड में आ गया। सुनोगे क्या? मैं भजन गायक हूँ बेसिकली, ध्यान रखना। करणी माता सर, करणी माता का तो गा सकते हैं, लेकिन अभी मैं अब रचनाकार बैठे ना, तो इसलिए थोड़ा करणी एकदम मारवाड़ी जन्म दिवस है सर आज, मारवाड़ी में है, इनको तो समझ में आएगा, लेकिन को भी है। जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। नहीं, वो करणी माता आपको जानते हो ना? करणी माता कहाँ पे? देशमुख। और आपको पता है कितने चूहों के बीच में रहती है माता? 25,000 के आसपास है, 20-25,000 के आसपास। और चूहे मंदिर के बाहर नहीं जाते, चूहे मंदिर के बाहर नहीं जाते, उनको चूहा बोलते ही नहीं, उनको काबा बोलते हैं। तो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन मुझे अभी बीकानेर के पास एक देशमुख जगह है वहां पे, और वो हमारे बीकानेर राज्य की स्थापना में हमारे गढ़वी नींव उन्होंने लगाई, और जोधपुर राज्य की स्थापना। वो क्या सोशल रिफॉर्मर थी, उनको देवी के रूप में हम पूछते हैं आजकल, लेकिन वो सोशल रिफॉर्मर थी बेसिकली। उन्होंने कहा छोटे राज्य लोगों को गवर्नेंस नहीं देते, इसलिए बड़े राज्यों की स्थापना हुई, इसलिए उन्होंने बड़े राज्यों की स्थापना की, जिसमें जोधपुर एक राज्य, बीकानेर राज्य। गाय को इतनी जगह छोड़ी, वन ये जो पेड़ लगाने का विषय उस समय भी था उनका, तो वो तो खैर अलग विषय, कभी सुना देंगे। अभी मुझे रचना से ध्यान में आया, एक वृतांत सुना करके सुनाना चाह रहा हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी भी रचनाकार थे, ध्यान है ना? बड़े बड़े फेमस रचनाकार थे, और स्वतः उस वातावरण देख करके रचना कर देते थे। तो एक हमारे बीकानेर जिले में एक जगह है जिसका नाम है श्री कोलायत, और एक हरियाणा में भी कलायत है, उसको कोलायत का अपभ्रंश होगा वो शायद। तो ऐसा माना जाता है कि श्री कोलायत में कपिल मुनि ने तपस्या की, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया। तो नानक देव जी उस जगह को देखने आए थे कि ऐसी क्या जगह है जहाँ कपिल मुनि रुके, वो जगह कौन सी है मैं देखूं। तो बहुत अच्छे ट्रेवलर थे नानक देव जी, तो वो आए वहां पे, तो वहीं पे एक जैन साधुओं से उनका वास्ता कर गया। तो जैन साधुओं ने कहा कि आज आप रुकेंगे? तो बोला मैं रुकूंगा। पूर्णिमा का दिन था, रुके। जैन साधुओं ने एक प्रश्न किया नानक देव जी से कि आप कहते हो कि नाम जपो, वंड छको, तीर्थ करो, तो फिर गुरु कर लिया और आप अपना गुरु भी कहते हो, गुरु कर लिया तो फिर नाम जपने की जरूरत का है? ये विवाद वहीं पे। तो नानक देव जी ने कहा नहीं, गुरु करने के बाद भी नाम जपना पड़ेगा। नाम सुमरण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ये इस पे बोलते रहे नानक देव जी, लेकिन जैन साधु सहमत नहीं हो पा रहे थे। तो अब ये बहुत बड़ी रचना है मुझे लगता है कि गुरु नानक देव जी की, जो स्वतः पूर्णिमा की रात्रि को देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए, उनके साथ गाने वाले बजाने वाले तो वो दूसरे थे, पाला और मर्दाना कहते थे, वो खुद नहीं गाते थे नानक देव जी, लेकिन रचना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बोल देखेंगे ना तो आप लगोगे कि रचनाकार कितने बड़े रहे होंगे नानक देव जी। तो जब जैन साधु माने नहीं तो उन्होंने कहा चलो सुनो, आप सुनाओ उनको, बाला और उनको कहा मैं बोल रहा हूँ सुनाओ। अब नानक देव जी जो वहीं पे उनके श्री कोलायत में रचना, ये इसको कुछ लोग कहते हैं ये हिंदी में है क्या, कुछ लोग कहते हैं ये रचना मारवाड़ी में है क्या,
क्योंकि पंजाबी के बोल इसमें कम है। तो नानक देव जी की मुझे लगता है कि वो क्षमता रही होगी कि जिस माहौल में रहते थे वहीं के शब्द लेकर के रचना कर देते होंगे। मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े वो आंसू कवि इस तरह के थे वो। अब इनकी ये रचना है जिसको बहुत लोग गाते भी हैं, आपको कई जगह मिलेगी। मैं थोड़ा इसको गा के भी सुनाऊंगा। गा के सुनाना है ना आपको? तो ताली बजा दो जोर से, क्योंकि इन्होंने कुमुद जी ने क्या तो सुनाना है तो सुनाना है। माइक आवाज आ रही है ना? ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि क्यों जरूरी है नाम जपना, सिमरन करना। ये नानक देव जी जैन संतों को समझा रहे हैं। क्या? देह नहन बिना रैन चंद्र बिना, धरती में बिना जैसे तरवर फल भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना। ये जैन साधु, ये शरीर है, इसमें सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आंख नहीं हो तब ये समाप्त भी कर रहे हैं नानक देव जी जैन साधुओं से। उन्होंने कहा बेकार है फिर तो शरीर। इसलिए मैं कह रहा हूं देह नैन बिन रैन चंद्र बिन। रात हो लेकिन चंद्रमा नहीं हो तब रात की कोई कीमत? बोला कोई कीमत नहीं। देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, धरती में बिना। पृथ्वी है लेकिन इस पे अगर बरसात नहीं हो तो इसकी कोई कीमत है क्या? बोला नहीं। जैसे तरवर फल भी नहीं ना, पेड़ है लेकिन उसके कोई फल नहीं लगता हो तो वो पेड़ किसी काम का है क्या? बोला नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको जैन साधुओं, देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, धरती में बिना, जैसे तरवर फल भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना। इसलिए जब तो करना ही पड़ेगा। तो फिर सेटिस्फाई नहीं हुए, बोला कुछ और बताओ, तो फिर और बता रहे नानक देव, वही बता रहे श्री गोलाइट में, वही हमारे साहित्य में। वहाँ उसके बाद बीकानेर नया नया बसा था, वहाँ आए थे, गुरुद्वारा था, वहाँ के लिटरेचर में ये सारी चीजें हैं। और फिर मैं अमृतसर गया तो वहाँ से वो सन सेट हो गया। उन्होंने कहा कि नानक देव जी कहाँ कहाँ गए, उन्होंने किताब दी, एक ग्रेट ट्रेवलर गुरु ऐसे करके एक बुक है वहाँ अंग्रेजी में, है उदासियां। तो वो दी तो उसमें मुझे टैली हो गया कि वो कपिल मुनि का आश्रम देखने श्री गोलाइट आए थे। तो फिर कह रहे हैं क्या? पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, वेश्या पुत्र पिता भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर मेरे मना। उनका क्यों अच्छा लग रहा है क्या? तो जोरदार ताली बजाओ। लेकिन जैन साधु सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर पूछा कुछ और बोलो। तो फिर बोलते हैं नानक देव, कुपनीर बिना धेनु चीर। कुआं है लेकिन पानी नहीं हो तो वह कुछ काम का है क्या? कैसी रचना रही होगी थी नानक देव जी की? रचनाकार आप क्या क्या लेवल रहा होगा थी। और प्रश्न कर रहे हैं जैन साधु, और उसमें नानक देव जी जवाब दे रहे हैं, कुपनीर बिना धेनु चीर बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन करे। उस समय पंडित साहब एक उपाधि होती थी, किसी भी जाति का आदमी ज्ञानी होता था उसको पंडित कहते थे। लेकिन वो पंडित उपाधि दे दी आपने, लेकिन उसको वेदों का ज्ञान नहीं, वो क्या काम का जी? ऐसे नानक देव जी ने कहा। फिर जैन साधुओं ने पूछा कि हमारी समझ में तो आ गया
लेकिन इतनी बड़ी समस्या है तो फिर इसका समाधान क्या? तो खाली समाधान बताने के लिए ये फोर्थ जो उन्होंने रचना करी, कितनी शानदार रचना है, एकदम अचानक। काम क्रोध मद लोभ निवारो, भजन करो थे संत जनारे। जैन भी थे, संत भी थे। काम क्रोध मद लोभ निवारो, भजन करो थे संत जनारे। कह गुरु नानक सुन ले बंदे, इस जग में है कोई नहीं अपना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना बीती उमर हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना रे। क्या रचना कर रहे होंगे गुरु नानक देव जी के लिए? जोरदार ताली बजा दो। मुझे लगता है मैंने मेरा काम कर लिया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपकी ये जो सरलता और सहजता है ये हमको बहुत ऊर्जा देती है। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। साहित्य अमृत और प्रभात प्रकाशन अभिभूत है आपके आगमन से। मैं विधिवत लोग धन्यवाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हेमंत को बेटी जी से। तो आइए सबके प्रति औपचारिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अंत में तो केवल प्रार्थना बचती है, लेकिन एक धन्यवाद तो उन लोगों का बनता है जिन लोगों ने रचना के क्षेत्र में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई है। और मैं सचमुच चाहता हूं कि वो जो 400 लोग इसमें थे, उन सबके लिए आपको तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इस आयोजन में हम लोग, वाजपेयी जी और हम लोग तो शुरू से जुड़े रहे और हमारे आदरणीय जो निर्णायक गण थे ये भी उसको देखते रहे। तो पहले मैं थोड़ी सी निंदा कर दूँ। आप लोगों की कहानियों में देखिए विचार तो था। मैं साहित्य का छात्र हूँ, साहित्य पढ़ाता हूँ, लेकिन उसको संभालने वाली जो दक्षता है वो नहीं थी। और वो कहीं से आप ये सोचिए कि कोई आपको सिखा देगा, कोई नहीं सिखा सकता। अगर ऐसा होता तो हिंदी के जितने अध्यापक हैं बहुत बड़े साहित्यकार होते हैं। तो सिखाने और सीखने की चीज़ें तो आप खुद ही आपको करनी पड़ेगी। तो एक ही मंत्र है कि जो अच्छा लिखा जा रहा है उसको पढ़िए। आज भी लिख रहे हैं, बड़ा उत्तेजक लिख रहे हैं लोग, इतना अच्छा लिख रहे हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। हम लोग पहले ही मानते थे क्योंकि कवि हूँ कि कविता बहुत अच्छी लिखी जा रही है, लेकिन पिछले दिनों मैंने कुछ काम किए गद्य साहित्य पर, तो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी जा रही हैं। और आप ही लोगों के आयु वर्ग के जो कथाकार हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो एक तो पढ़ने की जो कमी थी वो आप लोगों के यहाँ दिखाई दी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर है। मैंने जब हम लोग बैठे थे तो वाजपेयी जी और हमने जोशी जी से आग्रह किया था कि आपको लगातार कुछ वर्कशॉप कराने चाहिए। और प्रभात जी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि अगर संभव हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, बाकी ये बहुत अच्छी बात ये रही कि कंटेंट आपके पास है। आप लोग जो है विषय चुन रहे हैं, विषय को समझ रहे हैं, क्योंकि जो आज का समय और समाज है उसके ऊपर आपकी पकड़ है ना। उसको बेहतर तरीके से कैसे आपको करना है, केवल ये सीखना है। तो आप सबका धन्यवाद। मेघवाल जी का ये जो रूप था, इससे मैं अभिभूत हुआ। मैं थोड़ा बहुत तो परिचित था, लेकिन यहाँ क्योंकि देखिए ये लोग राजनीति में हैं, लेकिन ये लोग उतने ही साहित्य में भी हैं, संस्कृति में भी हैं, और ये हमारी जीवित प्रयोगशाला की तरह है। ऐसे लोग विरल हैं। अगर ये हम लोगों से जुड़ते हैं तो ये हम लोगों को सौभाग्य है। तो मेघवाल जी का धन्यवाद, आदरणीय जोशी जी, कुमुद जी, और बाकी सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप लोगों का कि आप आए। लेकिन आप साहित्य के क्षेत्र में आए हैं तो विधिवत आइए और तैयारी के साथ आइए। धन्यवाद।
सरपंच जी चुपचाप पीछे आके बैठ गए हैं। डॉक्टर के श्रीनिवास राव साहित्य अकादमी के आप सचिव हैं, मैंने उनसे आग्रह किया कि हमें कार्यक्रम करना है तो पूरे साहित्य अकादमी के सभागार में कीजिए, तो उनका भी धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत आभार। ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक है। मैं ओस्लो नॉर्वे से आया हूँ। 45 सालों से वहाँ पर हिंदी की सेवा कर रहा हूँ और आपको पता ही है कि देश विदेश में कितनी साहित्यिक पत्रिकाएं अभी बची हैं, उसमें जो है साहित्य अमृत जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये सतत जो है इसके अंदर जो प्रकाशित रचनाएँ हैं कई बार पाठ्यक्रमों में आती हैं, कई बार अनेक संग्रहों में आती हैं और साहित्य अमृत ने बहुत नाम कमाया। इस समय तो हमारे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, हमारे प्रभात प्रकाशन से ये छपती है पत्रिका और इसमें देश विदेश की रचनाओं को जगह भी मिलती है। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं 30 वर्ष के इस अवसर पर। ये साहित्य अमृत हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर ही आज ये जो आयोजन है आप देख रहे हैं, इसमें कई युवा लेखकों को पुरस्कृत किया गया है। मेरा नाम राजकुमार गौतम है। आज जो ये फंक्शन होने जा रहा है, इसमें जिन लोगों को पुरस्कृत किया जाना है, जिन युवा कथाकारों को, उनके निर्णायक मंडल में का एक सदस्य मैं हूँ और इस फंक्शन को अटेंड करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो युवा कहानी का स्वर है उसे एक तरह से यहाँ आज आस्था मिलने वाली है और मुझे लगता है कि हमारे वाजपेयी जी हैं, इनकी किताब का विमोचन होना है तो डबल बोनांजा है यही लगता है। थैंक यू। हाँ, तो मेरा नाम लक्ष्मी शंकर वाजपेयी है और आज मेरी पुस्तक का भी लोकार्पण भी है, जहाँ 30 वर्ष पूरे होने का समारोह है साहित्य अमृत का। साहित्य अमृत से मैं कई दशक पहले से जुड़ा हूँ, विद्यानिवास मिश्र जी के मतलब जो पहले संपादक से, तभी से जुड़ा हूँ। कविताएं छपी, लेख छपे और बहुत कुछ छपा, लेकिन अब तो मैं इसके संपादन का कार्य देख रहा हूँ और एक बहुत ही मुझे इस बात की खुशी होती है कि लोग मुझे कहाँ से फ़ोन करते हैं, देश के बाहर से फ़ोन करते हैं, तो जो ये प्रतिष्ठित लोगों तक ये पहुँचती है तो और फिर वो प्रतिक्रिया देते हैं। जिसकी भी रचना छप जाती वो फ़ोन करता है कि मुझे पूरे हिंदुस्तान से या बाहर से फ़ोन आए, तो यानी जो पत्रिका की प्रतिष्ठा है उससे मुझे बहुत खुशी होती है। और अभी तो ये 30 वर्ष का सफ़र पूरा हुआ है, कामना करता हूँ कि ये चलता रहेगा, स्वर्ण जयंती और आगे भी सिलसिला चलेगा। धन्यवाद। मैं कवित्री हूँ, गज़लकार हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि आज साहित्य अकादमी के इस परिसर में साहित्य अमृत पत्रिका जो कि 30 वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रही है, उसका उत्सव हो रहा है और कहानी प्रतियोगिताएं हुई इस वर्ष और उनको जो है वो निर्णायक मंडल ने कुछ कहानीकारों को चुना है और पुरस्कृत किया जा रहा है। और साथ ही साथ इधर के कुछ वर्षों में जब से लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने इसके संपादन का दायित्व निभाया है, इस अवसर पर उनकी भी जो उसमें संपादकीय छपे हैं उनको लेकर के एक पुस्तक जो कि जिसका शीर्षक है जो जगाते हैं, उन संपादकियों की, जिसमें 30 संपादकी हैं। 30 वर्ष हो गए हैं इस साहित्य अमृत को प्रकाशित होते हुए, तो 30 उसमें संपादकियों का जो है वो वाजपेयी जी के उसका विमोचन है जो जगाते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कहानीकार जो कि पुरस्कृत हुए हैं और वाजपेयी जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनकी भी पुस्तक है। और मैं साहित्य अमृत से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। मुझे भी लगता है कि कम से कम 25-30 वर्षों से तो मैं भी साहित्य अमृत पत्रिका से जुड़ी हुई हूँ। मेरी इसमें रचनाएं भी छपी हैं, कविताएं भी छपी हैं, हाइकू भी छपे हैं, गज़लें भी छपी हैं, तो बहुत खुशी होती है। और दूसरी बात यह है कि इस पत्रिका की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत साहित्य में जो है ना वो एक अपना मुकाम रखती है और कहाँ कहाँ इस पत्रिका के जो पाठक हैं वो जब भी कोई रचना छपती है तो वो बताते हैं कि आपकी ये रचना मुझे पसंद आई। जबकि अब जो समय है साहित्यिक पत्रिकाओं का बहुत जो है वो है ही नहीं, एक ना के बराबर ही हैं 2-4 पत्रिकाओं को छोड़ करके। तो ऐसे में साहित्य अमृत पत्रिका निरंतर अपनी यात्रा कर रही है और इसका कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ साहित्य अमृत पत्रिका को। साहित्य अमृत और प्रभात प्रकाशन दोनों से मेरा नाता एक अनूठा और अनोखा है। प्रभात प्रकाशन से मेरी पहली
पुस्तक आई और 1983 में जब चावड़ी बाज़ार में 205 नंबर में बाबूजी बैठते थे, श्याम सुंदर जी, तो उन्होंने मेरी पहली पुस्तक छापी। तब मैं 19 बरस का था और उसके बाद तो मेरी कई किताब मृत्युंजय भगत सिंह लगभग यहाँ से 25 एडिशन कर चुकी है। फिर जब साहित्य अमृत शुरू हुआ तो मैं पहले अंक का लेखक हूँ और आज अभी यहाँ संयोग से समारोह में आया तो मैं ये ताज़े अंक का जिसका लोकार्पण हो रहा उसका भी लेखक हूँ। पर इसमें वही चित्र है जो मैं युवा था और अब जो बोल रहा आपके सामने वो दाढ़ी वाला राजशेखर व्यास है। तो साहित्य अमृत के कई विशेषांकों में, स्वाधीनता विशेषांक में, व्यंग विशेषांक में नियमित लिखता रहा हूँ और अब भी जब मैं यहाँ से दूरदर्शन से अतिरिक्त महानिदेशक रहा, स्वेच्छा से निवृत्त होकर चला गया, तो उज्जैन से भी लिखता रहता हूँ। विद्यानिवास मिश्र के समय से छपता रहा हूँ। श्याम सुंदर जी का बेहद स्नेह रहा मुझ पर। तीनों भाई मेरे छोटे अनुज की तरह रहे, पवन, प्रभात और पीयूष। मेरे सामने बड़े हुए प्रभात और पीयूष तो। और अब जो संपादक लक्ष्मी मेरे साथ काम करते थे आकाशवाणी में भी, तो एक तरह से मेरे परिवार का ही आयोजन है और संयोग से मैं इस वक्त दिल्ली उपस्थित हो गया। हालांकि मैं आया था अपने स्वास्थ्य के लिए और कुछ निजी कारणों से, तो आज ये आयोजन था। साहित्य अमृत अब हिंदी में एकमात्र ऐसी पत्रिका वीणा के बाद जो निरंतर प्रकाशित हो रही है और भारत के नए से नए और पुराने से पुराने साहित्यकारों को सम्मान देती है। इसका ये संकल्प ये बना रहे, ये संकल्प जो बाबूजी का था, श्याम सुंदर जी का, विद्यानिवास जी का, वो बना रहे, यही शुभ और मंगल कामना। आज साहित्य अमृत के तत्वावधान में युवा कहानी प्रतियोगिता पुरस्कार का आयोजन साहित्य अकादमी में हो रहा है। यह बहुत हर्ष का विषय है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साहित्य अमृत पत्रिका है अपने 3 दशक की यात्रा करके आज इस मुकाम पर पहुंची है कि देश देशांतर ही नहीं बल्कि विदेशों तक साहित्य अमृत को एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। उसी प्रतिष्ठा की देन है कि साहित्य अमृत पत्रिका में देश के लगभग 400 कहानीकारों ने अपनी कहानियाँ पुरस्कार हेतु प्रेषित की थी और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनमें से 200 कहानियों का मूल्यांकन करने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं प्रभात प्रकाशन के स्वामित्व अधिकारी श्रीमान प्रभात जी का आभारी हूँ। मुझे उन्होंने इसी योग्य समझा। जिस स्तर से, जिस व्यापक ढंग से साहित्य अमृत पत्रिका ऐसे आयोजन करवाती है, यह साधुवाद के पात्र है और प्रभु विश्वनाथ जी से मैं कामना करता हूँ कि यह पत्रिका यशस्वी बने, जैसे सरस्वती पत्रिका हिंदी जगत में अद्वितीय और कालजयी रही, उसी प्रकार से यह भी प्रतिष्ठित हो। यही हमारी शुभकामना है। माँ भगवती से ही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। साहित्य अमृत प्रभात प्रकाशन का एक बहुत ही बड़ा और अनूठा प्रकल्प है। 30 साल की गौरवशाली परंपरा का निर्माण करना यह आसान बात नहीं होती है और ऐसे में दूसरी पीढ़ी जुड़ चुकी है साहित्य अमृत से। आज जब 30 साल पूरे हो चुके हैं, इस अवसर पर एक कहानी प्रतियोगिता जो कि पूरे भारत के युवाओं को प्रेरित कर रही है, उस कहानी प्रतियोगिता का आयोजन और उसके द्वारा, उसके माध्यम से संस्कृति और साहित्य का जो एक लगातार प्रवाह है उसको बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से प्रभात प्रकाशन की ओर से साहित्य अमृत की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। साहित्य अमृत से प्रभात प्रकाशन से हम लोग, हमारा परिवार बहुत लंबे समय से 50-60 साल से जुड़ा हुआ है। तो मेरे पिता विष्णु प्रभाकर जी का बहुत सारा साहित्य प्रभात प्रकाशन ने छापा है और अब तो ये बहुत बड़ी संस्था हो गई है, बहुत दूर तक फैल चुकी है।